प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप रिजल्ट 2026 के बारे में कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। साथ ही साथ अभी आपका एग्जाम ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, तो एग्जाम के बाद से अब आपको कौन कौन से काम करने हैं और आपका रिजल्ट किस प्रकार से होता है। ऑफिशियली मैं आपको प्रीवियस ईयर का रिजल्ट दिखाने भी वाला हूँ कि किस प्रकार से होता है, तो ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और कुछ चीजें हैं, देखिए बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कोई बच्चा है जिसको मान लीजिए कि लखनऊ में, गोरखपुर में, कानपुर में, मुरादाबाद में, कहीं पे भी किसी भी जिले में मान लीजिए कि कोई ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो अब वो ब्रांच भाई उस कॉलेज में, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे लखनऊ में कंप्यूटर साइंस दिला दीजिए, ठीक है। अब आपको भी ये भी देखना है कि भाई लखनऊ में कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है भी या फिर नहीं, क्योंकि हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में हर एक ब्रांच होता नहीं है। तो ये आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका जो पूरा पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल की बात करें तो व्हाट्सएप में पीडीएफ का ऑप्शन नहीं होता है भेजने का, तो टेलीग्राम पे मैं इन सारी चीजों को भेज दूंगा। आप वेरीफाई कर लेंगे, जैसे आपको मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आप खुद देख सकते हैं कि हाँ, जैसे 147 आपके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो क्या हर जगह हर एक ब्रांच है? नहीं, कुछ जगह पे ही कुछ ब्रांच होते हैं। तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे ये ब्रांच है, यहाँ पे ये ब्रांच है और ये मेरे लिए बेटर रहेगा, यहाँ पे इस जिले में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, या फिर मुझे मेरे ही जिले में चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो क्या मेरे जिले के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस है या फिर नहीं। तो आप खुद से भी इन सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो पूरा आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ, आप खुद भी देख करके वेरीफाई कर लेंगे और उस हिसाब से आप लिस्ट बनाए रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ, रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी चीजों को बताता हूँ कि रिजल्ट किस प्रकार से होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है और आंसर की आपका कब तक आने वाला है। प्यारे बच्चों, इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका 2025 का रिजल्ट। रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रिजल्ट को हम रैंक कार्ड भी कहते हैं, स्कोर कार्ड भी कहते हैं और जीकअप का रिजल्ट भी कहते हैं। इतनी चीजों को आप समझ गए। फिर यहाँ पे आपके बेसिक से डिटेल्स रहेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, ग्रुप वगैरह, ठीक है, आपके नाम वगैरह, पेरेंट्स के नाम वगैरह, जेंडर वगैरह, ठीक है, आपका रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीजें रहेंगी। तो पिछली बार की बात करें तो आपका रोल नंबर अलग से कह के मेंशन होकर के आता था। इस बार की बात करें तो अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपका सब कुछ है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर ही आपका यू कह सकते हैं कि रोल नंबर है, सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो आपके बेसिक से डिटेल्स ऊपर हो गए। अब यहाँ पे आपको नीचे देखना होता है कि भाई आपका स्कोर कार्ड, आपका रैंक कार्ड में आपका रैंक कितना बना है। तो यहाँ से देखना होता है। सबसे पहले ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, तो ग्रुप ए है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रुप ए है। ग्रुप के बाद से आपको ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स मतलब क्या होता है कि आपने कितना प्राप्त किया है प्रवेश परीक्षा में, आपने कितना सही किया था। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो इन्होंने 50 क्वेश्चन टोटली एक तरीके से सही किया था। तो 50 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 50 चौको आपका 200 हो जाएगा, यानी कि इन्होंने 200 नंबर प्राप्त किया था। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए आपका पेपर कई शिफ्ट में होता है, कई शिफ्ट में होता है, तो किसी बच्चे का पेपर इजी आता है, किसी बच्चे का पेपर हार्ड आता है। तो ये जीके के पास एक फार्मूला है। हाँ, जिन बच्चों का पेपर हार्ड आया है उनके कुछ मार्क्स वगैरह बढ़ जाते हैं। जैसे इन्होंने देखिए एग्जैक्ट में इन्होंने प्राप्त कितना किया था बच्चों, तो इन्होंने प्राप्त किया था 200, मतलब कि इन्होंने जो एक्चुअल में सही किया था एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह, वो 200 नंबर लायक किया था, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मलाइज हुआ तो नॉर्मलाइज के बाद से देखिए इनका 17 नंबर बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना हो गया इनका 217, यानी कि इनका पेपर थोड़ा सा अन्य शिफ्ट के बच्चों की अपेक्षा इनका थोड़ा सा हार्ड था। जब हार्ड रहता है तो आपके कुछ नंबर, कुछ मार्क्स वगैरह आपके बढ़ा दिए जाते हैं जीकअप के द्वारा, ठीक है। वहीं अगर आपका इजी होगा तो यहाँ पे 200 में हो सकता है कि आपका 190 हो जाए, 185 हो जाए, 195 हो जाए, अर्थात इजी वाले बच्चों का घटता है और जो हार्ड वाले शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उनका मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज समझ गए कि हाँ, पेपर इजी और हार्ड पे डिपेंड करता है। अब ये इजी है कि हार्ड है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये जीकअप को पता है कि हाँ भाई, इस पेपर को कितने मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, ये पेपर किस लेवल का है। तो जीकअप बनाता है तो उसको पता है कि हाँ, कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर हार्ड है। तो उस हिसाब से वो क्या करता है, हार्ड वाले बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देता है और इजी वाले बच्चों का कुछ मार्क्स काट भी लेता है। मैं आप कहेंगे तो एक और मैं आपको रिजल्ट वगैरह दिखा दूंगा जिसपे बच्चों के नंबर घटते भी है, अर्थात उनका पेपर इजी रहता है, तो उनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो थोड़ा सा फाइनल स्कोर कहिए कि घट जाता है, अर्थात कहिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद से थोड़ा सा घट जाता है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, हो सकता है कि सर फाइनल स्कोर किसे मानेंगे, ऑब्टेन मार्क्स हम को मानेंगे, ऑब्टेन मार्क्स को मानेंगे, या फिर फाइनल स्कोर हम
नॉर्मलाइज मार्क्स को मानेंगे तो आपका जो फाइनल स्कोर होता है, अर्थात अब जो आपका स्कोर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो दिख रहा है 200, इससे कोई मतलब नहीं है। 200 तो आपने प्राप्त किया था, लेकिन जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है, ये आपका फाइनल माना जाता है। तो अब बच्चों क्या हो गया, इनका जो टोटल हो गया, अब कितना हो गया, 217, ठीक है। अब 217 के हिसाब से ही इनका रैंक बनेगा। अब 217 नंबर पे इनका रैंक क्या हुआ है, तो ओपन रैंक, यहाँ पे जीकअप की बात करें तो ओपन रैंक आपका देता है, ठीक है। ओपन रैंक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसमें कास्ट कैटेगरी वाइज नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एससी का बच्चा है, कोई एसटी का, कोई कहिए कि जनरल का, कोई ओबीसी का, तो इसमें आपकी कैटेगरी वाइज आपका रैंक नहीं देगा कि हाँ एससी में आप फर्स्ट आए हैं या फिर जनरल में आप फर्स्ट आए हैं, ये ओबीसी में फर्स्ट आया है। ओवरऑल सबका एक ही तरीके से जनरल तरीके से मिलाकर के रैंक देता है। और जब आपके कॉलेज की अलॉटमेंट होते हैं, तब आपका वहां पे कैटेगरी दिखाया जाता है कि हाँ ये एससी एसटी का बच्चा है, तो इसको थोड़ी सी छूट मिलेगी, तो इसका कम रैंक पे भी मतलब इसका रैंक ज्यादा होगा, रैंक खराब होगा तब भी इसको एडमिशन मिल जाएगा। और जो जनरल वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनका रैंक थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए एससी एसटी की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज जब अलॉट होते हैं, उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। अभी फिलहाल की बात करें, यहाँ पे इनका 217 नंबर यहाँ पे बना हुआ है, टोटल नॉर्मलाइजेशन वाला आपका फाइनल होता है, तो इनका इतने पे रैंक कितना बना हुआ है, तो 19,717 रैंक बना हुआ है। कितना बना हुआ है बच्चों, 200 के आसपास, अर्थात 217 नंबर पे इनका 19,717 रैंक बना हुआ है। अब जैसे ही आप यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो सारी चीजें आपके रैंक पे डिपेंड करती हैं। मार्क्स तो ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है, ये वाला। अब मार्क्स भी इसमें देखा नहीं जाता है। जब भी आपकी काउंसलिंग होती है, तो उसमें क्या बच्चों देखा जाता है, आपका रैंक देखा जाता है। रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। मार्क्स आपका, कई जगह कुछ बच्चे मेरे पास वीडियो भेजे थे कि हाँ सर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जाता है। जीकअप कभी भी आपको पूरे इतिहास में आपको मार्क्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताता है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता ही नहीं है, आपका एडमिशन होता ही नहीं है। ये तो हम लोग हैं जो अपने हिसाब से कहिए कि बच्चों को एक तरीके से कि हाँ कितने नंबर पे कितना रैंक बन सकता है, तो उस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स का कट ऑफ बताते हैं कि हाँ आपका 180 नंबर है, 200 नंबर है, तो इस केस में आपका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपका रैंक कट ऑफ जारी होता है, और ये रैंक कट ऑफ की लिस्ट जो है वो हमारे पास आ गई है। आपको मालूम है, सबसे पहले हमारे पास अपडेट्स वगैरह आती हैं, तो ये रैंक कट ऑफ की लिस्ट हमारे पास आ गई है। और मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि जब आपका रिजल्ट आ जाए, तब आपको बताया जाए कि हाँ किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे इनका 19,000 के आसपास रैंक है, ठीक है। तो अब इनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं ओआर, शायद हो सकता है आपको नाम मालूम हो, ओआरसीआर, जिसे हम ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कहते हैं। तो उसका भी पूरा डेटा मेरे पास, नोटिस करिए कि मेरे पास आ गई है। तो जैसे आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, उसमें रैंक जारी हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कितने से कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। उसके बाद से इस मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है, बस ये देखा आता है कि हाँ भाई इसका रैंक कितना है, तो भाई इसका 50,000 है। अब 50,000 रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है। भाई इस बच्चे का रैंक कितना है, तो इस बच्चे का रैंक कहिए कि 10,000 है, तो 10,000 पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में ओआरसीआर कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि हाँ ये ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका फाइनल होता है, और बाद में इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो आपका एडमिशन होता है वो आपके रैंक के बेस पे होता है, रैंक को देख करके आपका एडमिशन वगैरह होता है, मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो रैंक आपका जब भी आ जाएगा, तब मैं आपको ओआरसीआर का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिर एक और चीज इसमें आपको दिख रहा होगा, जिसको लेकर के बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, और बच्चे हमसे पूछते भी हैं, सर क्वालिफाइड यहाँ पे दिख रहा है, एक करिए टर्म दिख रहा है, यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको, क्वालिफाइड, यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा और सही करके, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ठीक है। ये कौन कौन से बच्चे और कितने नंबर वाले बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। भाई आपके मन में भी सवाल होगा ना कि भाई पता ये चले कि आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, तब तो इस केस में आपका एडमिशन होगा ही नहीं। जब काउंसलिंग नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा, बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन होता नहीं है। हाँ, लगे हाथ तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे एकदम निश्चिंत रहना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट करके, और अभी से देखिए मैं अभी से रजिस्ट्रेशन इसलिए स्टार्ट कर देता हूँ कि मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं, और जितने बच्चे हो जाते हैं फिर उनके हिसाब से उनका पूरा डेटा बनाया जाता है कि हाँ इस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसका रैंक इतना आएगा तो इतना, मतलब इस रैंक पे इस बच्चे को ये कॉलेज मिल सकता है। तो इसीलिए मैं पहले ही बच्चों का फॉर्म ले लेता हूँ कि हाँ अगर आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना है, यहाँ से काउंसलिंग करानी है, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और फिर आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा काम आपका यहाँ से होगा। अब कुछ बच्चे इसमें ये भी होंगे जो ये सोचेंगे, सर आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे, हम मान लीजिए कि मेरी रुचि है कि मुझे कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, मतलब पहले ये कॉलेज चाहिए मुझे, पहले
इसको चूज़ करना, अगर ये नहीं मिलेगा तब हम दूसरे की ओर जाएँगे। तो वो आपकी जब काउंसलिंग की जाएगी, तो काउंसलिंग से पहले आपसे बात की जाता है, आपसे लिस्ट माँगी जाती है कि भाई आपकी रुचि किसमें है? तो कहेंगे सर मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, ये ब्रांच चाहिए। तो पहले फॉर्म में आपका वही फिलअप किया जाता है। फिर उसके बाद से आप कहते हैं कि सर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन बेस्ट रहेगा। तो वो मैं अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है? तो आप चाहें तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अभी मेरा रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि बाद में जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद से कई हज़ारों बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसके बाद से मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ। आपको मालूम है बच्चों कि 4 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, इस बार की बात करें, इसी बार का डेटा ले लीजिए, ठीक है? 4 लाख में 40,000 टोटल सीटें हैं, जितनी आपकी हर एक ब्रांच की, आपका डी फार्मा हो गया, पॉलिटेक्निक में जितने आपके 60 ब्रांच हो गए, 40,000 सीटें हैं। अब क्या कोई कह दे कि हाँ, हमारे पास से जो बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, सभी का हम सिलेक्शन करा देते हैं। 4 लाख बच्चे हैं, 40,000 सीटें हैं, क्या सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं? जिनका नंबर कम रहता है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। कभी किस्मत की बात होती है, कम नंबर वाले बच्चों को मिल जाता है, ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को नहीं मिलता है, क्योंकि उनको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम होता है। लेकिन मिलेगा तो 40,000 को ही, जितनी सीटें हैं, भाई जितनी सीटें हैं उतना ही मिलेगा। और बाकी सारे बच्चे कहाँ जाएँगे? बाकी सारे बच्चे प्राइवेट की ओर जाएँगे, या फिर कहेंगे कि नहीं सर, हम अगली बार तैयारी करके अगली बार के लिए कि फिर से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, फिर से एडमिशन लेंगे, ठीक है? तो कहीं से भी आप कराएँगे, यही स्थिति रहती है। अब चूँकि मेरे पास ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से काउंसलिंग करूँ। जैसे कई सारे बच्चे कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ में बाहर हो जाते हैं, तो कोशिश करके वो सीट उन बच्चों को, जो बच्चे हमारे यहाँ से काउंसलिंग कराते हैं, उनकी चॉइस फिलिंग करके उन बच्चों को उस कॉलेज में, उस सीट पे एडमिशन वगैरह दिला दिया जाता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझ गए। अब यहाँ पे चलिए हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग कब होता है। जिन बच्चों को काउंसलिंग कराना है, अभी से आप रजिस्ट्रेशन करा करके टेंशन फ्री हो जाएँगे। क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग कब होता है? तो जैसे आप मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ गए और आपने 25 नंबर भी प्राप्त कर लिया। 25 नंबर की बात करें, बच्चे आँख बंद करके बस ऐसे ट्रिक कर देंगे उल्टा-पुल्टा भी, तो 25 नंबर पाई 6-7 क्वेश्चन तो आपका, एक क्वेश्चन करिए कि 4 नंबर का होता है। अगर आप 7 क्वेश्चन भी करेंगे तो 7 चौको 28 नंबर आपका हो जाएगा। तो इतना तो आपका सही हो जाएगा, आप आँख बंद करके भी करेंगे तो कहने का सीधा मतलब है, यूँ अगर आप ऐसे समझिए कि बस आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ गए हैं। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ गए हैं और आपको एक भी क्वेश्चन, 100 में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मालूम है, आपने बस ऐसे तुक्का मार दिया है, तब भी आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग होंगे, अर्थात काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड होंगे। अगर यूँ कहें, नॉर्मल भाषा में कहें, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ गए हैं, यानी कि आप क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग के लिए। इसको ले करके करिए कि बहुत सारे बच्चे संदेह में थे कि सर मेरा कब क्वालिफाइड होगा? क्या मैं, मेरा कम नंबर आएगा तो मैं क्वालिफाइड हो पाऊँगा या फिर नहीं? मेरा ज़्यादा रैंक आएगा, ज़्यादा मतलब 1 लाख, 1.5 लाख रैंक आ गया तो क्या मैं क्वालिफाइड मेरे में आएगा या फिर नहीं? मैं काउंसलिंग करा पाऊँगा या फिर नहीं? तो काउंसलिंग सभी बच्चे करा सकते हैं, सभी का क्वालिफाइड लिख कर के आएगा। बस आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ गए हैं, मतलब कि आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए। यही आपका ओवरऑल पूरा आपका बच्चों क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है, जिसे हम रैंक कार्ड या फिर स्कोर कार्ड कहते हैं। बस यही सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं और लास्ट में आपका क्या दिखाता है काउंसलिंग टाइम में? बस आपका रैंक देखा जाता है कि हाँ, आपका रैंक इतना है। अब आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा ब्रांच मिलेगा, ये कॉलेज मिल सकता है, ये ब्रांच मिल सकता है। तो ये जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया कि हाँ, आपका रिजल्ट किस प्रकार से होता है, समझ गए? अब कब तक आने वाला है, तो मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है कि एंसर की पिछली बार की बात करें तो एग्ज़ाम आप, जैसे आपका इस बार 9 तारीख को समाप्त होने वाला है, तो 13 से 14 तक आपका जो है वो आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट की बात करें, पिछली बार 9 दिन में आ गया था, तो इस बार मान लीजिए कि 10-12 दिन ही मान लेते हैं, तो आपका 9 को खत्म हो रहा है तो 19, 20, 21, 22 ऐसे मान लीजिए। तो मैंने आपको कई बार बताया है मोटा-मोटी एवरेज कि हाँ, 20 तारीख तक मान लीजिए कि 20 तारीख तक आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।